देखो ये क्या है बताओ, बैलेंस शीट है। ये एसेट्स हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर मान लो क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे डेटर गिवन है मान लो 50,000 की, कितने की, माइनस प्रोविज़न गिवन है 5,000 की, बाहर कितने आ गए 45,000, और इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कितने की है 5 लाख की, कितने की, यहाँ पर IFR दे रखा है 50,000 का, कितना दे रखा है, और मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व भी दे रखा है 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का। और ये बैलेंस शीट हो गई क्लोज। अब मैंने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बैलेंस शीट बना दी। आप इसकी टोटलिंग मत करना। क्यों नहीं करनी, टोटल आएगा नहीं ना, मैंने बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट बना दिया है। आप बोलो तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट, एक पार्ट बनाया मैंने। अब देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व है या नहीं है, जनरल रिजर्व से संबंधित कोई एसेट है या नहीं, नहीं है। तो अगर कोई प्रोविजन या फिर रिजर्व किसी एसेट से संबंधित हो तो उसको बांटना नहीं है, उसको क्लोज करना है। पर जनरल रिजर्व तो भैया किसी से संबंधित नहीं है, तो जनरल रिजर्व को बांट के खा जाएंगे। जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर का नाम मान लो एक्स और वाई है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने लाख का रिजर्व है, 1 लाख का, मान लेते हैं रेशियो इक्वल है, तो 50,000 50,000 डन। अब मुझे बताओ जो IFR है, IFR मतलब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इससे संबंधित कोई एसेट है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो IFR को बांट के खा जाना है। IFR अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई है, क्लोज करना है, क्लोज करना है। तो जो IFR है, IFR को भैया बांट के खाना नहीं है। IFR की एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज करना है, ठीक है। कितना है IFR, 5 लाख नहीं है, 50,000 है, ठीक है। ऐसे कर देना है। इसी तरीके से देखो जो प्रोविज़न है वो भी क्या है, किसी एसेट से संबंधित है, तो प्रोविज़न को बांट के खा जाना है कि क्लोज करना है, क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोविज़न या फिर रिजर्व किसी एसेट से संबंधित है तो उनको बांटना नहीं है, उनको क्लोज करना है। अलग से क्लोज कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आपको फिर भी बात नहीं समझ में आई तो मैं एक थोड़ा सा और डिटेल आपको दे सकता हूँ। जैसे कि इन्वेस्टमेंट होती हैं, बोलो क्या होती हैं, आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका मतलब शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, IFR। IFR जब भी क्वेश्चन में गिवन हो, जब भी क्वेश्चन में क्या हो, गिवन हो, तो चेक करो। तो क्या करना है, चेक करो। क्या चेक करना है भैया, चेक करना है कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स गिवन है या फिर गिवन नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। क्या चेक करना है, जब भी क्वेश्चन में IFR गिवन हो तो चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट गिवन है या गिवन नहीं। अगर IFR गिवन है, IFR मतलब रिजर्व है, IFR मतलब, और रिजर्व से संबंधित कोई एसेट नहीं है, रिजर्व से संबंधित कोई एसेट नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे, रिजर्व को बांट के खा जाएंगे। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। और सोचो रिजर्व से संबंधित कोई एसेट गिवन है तो फिर बांट के नहीं खाना है, क्लोज करना है। क्या एंट्री होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बात समझ में आई आपको, इससे ज़्यादा क्लियर हुई है या नहीं।
अब देखो ये तो बात हो गई एसेट ये IFR की। इसी तरीके से प्रोविज़न है। प्रोविज़न जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो चेक करो डेटर गिवन है या गिवन नहीं है। अगर डेटर गिवन है तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर डेटर गिवन नहीं है तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टी कैपिटल अकाउंट। ऐसे कर देना। समझ के बात को। ज़्यादातर क्वेश्चन में यह समझ लो 99 या यहाँ तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में इन्वेस्टमेंट जरूर गिवन होगी, सब में डेटर जरूर गिवन होगी। ठीक है, तो आपको यही वाली एंट्री पास करनी है। मैं किसी रीजन की हाफ क्लेम या रखी उसमें। अच्छा, आप IFR की बात WCR की बात कर रहे हो हैं? हाँ। तो WCR हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको 3 स्टेप करवा दिए। नोट जो लिखवाना था मैंने आपको नोट लिखवा दिया। अब जरा इसके आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं। किसके आगे? स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट्स को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। व्हेन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड। व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड, जब हम एसेट को रियलाइज करेंगे, जब हम एसेट्स को सोल्ड करेंगे। एसेट्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। पहले बताओ, एसेट को रियलाइज कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? रियलाइज करने का मतलब सेल कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। अच्छा, एसेट को रियलाइज करने के 3 तरीके हैं। एसेट को रियलाइज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। बता सकते हो कौन कौन से? इन कैश, एसेट रियलाइज्ड बाय पार्टनर, या फिर एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। एसेट क्या लिखा? एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। ठीक है, जब हम एसेट को रियलाइज करेंगे, एसेट को सोल्ड करेंगे, पहले बताओ एसेट को सोल्ड करने से पैसा आएगा या पैसा जाएगा? देखो भैया, एसेट को सोल्ड करने से पैसा आएगा, और जब भी हमारे पास पैसा आएगा हमें फ़ायदा होगा या घाटा होगा? फ़ायदा होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से सेल करो, सेल करने से पैसा आएगा और पैसा आने पे हमें क्या होगा? और जब भी हमको फ़ायदा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? अरे एक घुसन मारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब भी हमें फ़ायदा होता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी हमें घाटा होता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिलहाल एसेट को सेल करने पर हमें फ़ायदा हो रहा है, एसेट को सेल करने पर पैसा आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हर जगह रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। केस कोई सा भी हो, चाहे कैश में सेल करें, पार्ट लेके जाए, कोई कुछ भी करे, एसेट को सेल करने से फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो पैसा आएगा, पैसा आए जब भी हमको फ़ायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश में सेल करोगे तो कैश आएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर आपके एसेट लेकर जाएगा तो आप पार्टनर के अकाउंट से पैसे काटोगे। अगर कोई पार्टनर आपके पैसे लेकर जाएगा तो आप पार्टनर के अकाउंट से पैसे काटोगे। और पार्टनर को पैसे देने होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, उससे पैसे लेने होते हैं तो डेबिट करते हैं। पार्टनर के अकाउंट में पैसे प्लस करने होते हैं तो माइनस क्रेडिट करो, और पैसे माइनस करने होते हैं तो डेबिट करो। फिलहाल मैं उसके अकाउंट से पैसे माइनस करूँगा, तो मैं एंट्री करूँगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कोई पार्टनर लेके गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई क्रेडिटर एसेट लेकर गया, अगर कोई क्रेडिटर एसेट लेकर गया, इस बात की नो एंट्री होगी। इस बात की क्या होगी? ये क्या बदतमीजी है भैया? पहले आपने बोला कि रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और अभी आप बोल रहे हो नो एंट्री। ऐसा क्यों? रिलेशन अकाउंट क्रेडिट मैंने गलती से कर दिया, मेरे मुंह से निकल गई, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका क्या रीज़न है, बस इसमें नो एंट्री होती है, बुक में ऐसे माना जाता है। पता नहीं, अब आप आगे आगे देखते रहना। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। एसेट टेकन बाय क्रेडिटर में नो एंट्री होती है। इसका रीज़न क्या है हमें नहीं पता। इसका रीज़न क्या है हमें नहीं पता। स्टेप नंबर 5 में आते हैं। व्हेन लायबिलिटीज पेड। व्हेन क्या लिखा है? व्हेन लायबिलिटीज पेड, जब हम लायबिलिटी को पे करते हैं। पहले बताओ, लायबिलिटी पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? देखो भैया, लायबिलिटी पे करने पर पैसा जाएगा, तो लायबिलिटी पे करने के 3 तरीके हैं। लायबिलिटी पे करने के कौन कौन से? इन कैश, लायबिलिटी को तो कैश में पे करोगे, या फिर लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटीज पेड बाय, या फिर एक तरीका होता है एसेट टेकन बाय क्रेडिटर, एसेट टेकन बाय, एसेट टेकन बाय क्रेडिटर, CRS मतलब क्रेडिटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ कि रिसीव कर रहा हूँ? लायबिलिटी पे करने से पैसा आएगा या जाएगा?
और जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा हमको फायदा होगा या घाटा होगा? घाटा। लायबिलिटीज पेड, यहाँ पर मैंने लिखा है एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। क्रेडिटर अगर हमारी एसेट लेकर जाएंगे तो आपको लगता नहीं हमारा कर्जा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा मतलब पे कर दिया। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर मतलब लायबिलिटी पे हो गई, ठीक है। सॉरी, एसेट टेकन बाय क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी पे हो गई। अच्छा, लायबिलिटी अभी हम पे कर रहे हैं, लायबिलिटी पे करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। देखो भैया, लायबिलिटी पे करने में पैसा जाता है, और पैसा जाएगा तो हमें फायदा होगा घाटा होगा? और जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तीनों केस में लायबिलिटी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लायबिलिटी पे करने से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो भैया, केस कोई सा भी हो, डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। केस कोई सा भी हो, डेबिट कौन होगा? अगर आपने कैश में पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? यार, पार्टनर आपकी लायबिलिटी पे कर रहा है, उसके घर से पैसे जा रहे हैं, आप उसके अकाउंट में पैसे प्लस कर दो, प्लस करने के लिए क्रेडिट कर दो। और एसेट टेकन बाय अगर क्रेडिटर होगा तो इस बात की नो एंट्री होगी। अब फिर भैया आप इसी पर आ जाओगे, ये क्या बदतमीजी है, नो एंट्री क्यों हो रही है? ऊपर मैंने क्या लिखा था जरा बताना, ये क्या लिखा था? ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है? एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। और ये क्या लिखा है? एक बार एसेट टेकन बाय क्रेडिटर में रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और दूसरी बार एसेट टेकन बाय क्रेडिटर में रिलेशन अकाउंट, एक बार रिलेशन डेबिट हो रहा है, एक बार रिलेशन क्रेडिट हो रहा है। डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो जा रहे हैं, कोई एंट्री ही नहीं बन रही। समझ पा रहे हो बात को? एक बार रिलेशन क्या हो रहा है? एक बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और दूसरी बार रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कोई एंट्री ही नहीं बन रही ना, ये आपस में कट जा रहे हैं। ऐसे तो आप एंट्री कर दोगे हेलीकॉप्टर अकाउंट डेबिट टू हेलीकॉप्टर, ये कोई बात हुई? कोई एंट्री ही नहीं हो रही, तो इसीलिए इस पर नो एंट्री हो रही है। अभी समझ में नो एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि वही अकाउंट डेबिट हो रहा है, वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो नो एंट्री बन रही है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 हो गए। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 हो गए कि एसेट को रियलाइज करना, लायबिलिटी को पे करना। अब एक चीज़ है स्टेप नंबर 6। अभी तक हमने स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 पढ़ लिया। स्टेप नंबर 4 क्या था? एसेट को सेल करना। स्टेप नंबर 5 क्या था? लायबिलिटीज़ को पे करना। अब एसेट को सेल करते हुए, लायबिलिटीज़ को पे करते हुए कुछ खर्चे होते हैं। एसेट को सेल करते समय, लायबिलिटीज़ को पे करते समय, फर्म को डिसॉल्व करते समय, बंद करते समय कुछ खर्चे होते हैं, कुछ प्रोसेस में कुछ खर्चे होते हैं। उन खर्चों का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, उन खर्चों का नाम क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। The expenses which are incurred at the time of realizing assets and repayment of liabilities are known as realization expense. एसेट को सेल करते समय, लायबिलिटीज़ को पे करते समय जो खर्चे होते हैं उनका नाम क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द एक्सपेंसेस, क्या लिख रहा हूँ मैं? द एक्सपेंसेस which are incurred, the expenses which are incurred at the time of realizing assets, at the time of realizing assets and repayment of liabilities, the expenses which are incurred at the time of realizing assets and repayment of liabilities are known as, बिल्कुल सही बात, आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देता हूँ कि these expenses are also known as डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एसेट्स किसकी होती हैं? पार्टनर की या फर्म की? किसकी? फर्म की। एसेट्स होती हैं फर्म की, लायबिलिटीज़ होती हैं फर्म की, तो उसके ऊपर होने वाले खर्चे भी किसके होंगे?
फर्म के। तो ये जो रिलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं वो फर्म का खर्चा है या पार्टनर का खर्चा है? फर्म का खर्चा है। लेकिन कभी कभी फर्म अपना खर्चा पार्टनर के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। कभी कभी फर्म अपना खर्चा किसके ऊपर ट्रांसफर कर देती है? पार्टनर के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस are the expenses of the firm. Realization expenses are the expenses of the firm. Realization expenses are the expenses of the firm. But अब मैं आगे लिख रहा हूँ but sometimes, but क्या लिखा है मैंने? But sometimes these are borne by partners. These are borne by partners, है ना? For which, but sometimes these are borne by partners for which हाँ, कई बार ये वाले जो खर्चे होते हैं ना वो कौन भरता है? पार्टनर भरते हैं। हाँ, नहीं, बॉर्न बाय पार्टनर। अब आप बोलोगे भैया बॉर्न बाय पार्टनर कैसे हो जाएगा? खर्चा जब एसेट फर्म की हैं, लायबिलिटीज फर्म की हैं, तो फिर खर्चा भी किसका हुआ? फर्म का हुआ। लेकिन कभी कभी ये खर्चा किसका बन जाता है? पार्टनर का। लेकिन पार्टनर खर्चे तभी एक्सेप्ट करता है जब हमसे कमीशन लेता है। जब हमसे क्या लेता है? तो मैंने यही तो लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म बट समटाइम्स, क्या लिखा? बट समटाइम्स दीज आर बॉर्न बाय पार्टनर्स फॉर विच दे आर अलाउड अ कमीशन, for which they are allowed a commission, for which they are allowed a certain amount, for which they are allowed a certain amount of commission, certain amount of commission। और कमीशन कभी कभी किस नाम से गिवन होगा? रेम्यूनरेशन के नाम से गिवन होगा। For which they are allowed a certain amount of commission. Realization expenses are the expenses of the firm, but sometimes these are borne by partners for which they are allowed a certain amount of commission और remuneration, है ना? हम उनको कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन देते हैं। तो भैया कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होगी? तो मैं आगे लिख देता हूँ, when कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन, व्हेन कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर। पहले बताओ, हम कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। मतलब पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। क्या आपके पास पेंसिल है? छोड़ो, इधर देखो। ये बताओ ये क्या है? फर्म है। और बताओ ये कौन है? ये है पार्टनर और ये है फर्म। अब हमने फर्म को बोला कि भाई हमारे खर्चे तुम भरना। पार्टनर बोल रहा है मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा रुको, ये लो कमीशन, ये लो। कौन किसको कमीशन दे रहा है? फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है कि ले रही है? फर्म के पास से पैसा जा रहा है, आ रहा है? फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है? और जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट, ये लो भैया, जब हम कमीशन देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हमें घाटा होगा। जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू। अगर बाहर वालों को कमीशन पे करते हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर जब भी पार्टनर को देंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मालिक के घर तो कुछ देने जाते नहीं है, उसके कैपिटल में प्लस कर देते हैं। पहले बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? कमीशन वाली बात ये क्लियर है? तो अब आपको थोड़ा बॉर्न बाई और पेड बाई के बारे में समझाते हैं। किसके बारे में? बॉर्न बाई और पेड बाई। भैया ये बॉर्न बाई और पेड बाई क्या है? बॉर्न बाई और पेड बाई तो है जो है इसमें, जैसे वो आपको समझ में आता है वैसे डिसोल्यूशन क्लियर। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्न बाय, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ पेड बाय। ठीक है, और बॉर्न बाय का मतलब होता है सही मायने में जिसका खर्चा है। क्या मतलब होता है? सही मायने में जिसका खर्चा
हाँ एक्चुअली में जिसका खर्चा है, जैसे मान लो आपका बर्थडे है ना, किसका बर्थडे है? मेरा। अगर आपका बर्थडे है तो भाई बेस्ट विशेष किसको मिल रही है? आपको। तुम जियो हजारों साल के दिन हो, 50,000, ये सारी दुआएं जब आपको मिल रही हैं तो उसके ऊपर होने वाले खर्चे भी आपके ही होंगे ना। लेकिन मान लो आपने बोल दिया कि भैया यार मेरा खर्चा आप दे दो, सही मायने में आपका खर्चा है। बॉर्न बाय का मतलब हो गया सही मायने में जिसका खर्चा है। बॉर्न बाय का मतलब क्या होता है? सही मायने में सही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही मायने में जिसका खर्चा है ना। और पेड बाय का मतलब क्या होता है? जो पे करता है उसका खर्चा। एट द मोमेंट जिसने पे किया, एट द मोमेंट जिसने देखिए। पे किया। समझ गए बात को? बॉर्न बाय का मतलब क्या होता है? सही मायने में जिसका खर्चा है। और पेड बाय का मतलब क्या होता है? एट द मोमेंट जिसने पे किया। जैसे भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अरे जैसे मान लो खर्चा है फर्म का, बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म, है ना। एक तरीका ये हो गया, अपना स्केल देना कहाँ गया? एक तरीका क्या हो गया? बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय। दूसरा तरीका हो गया बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, है ना। तीसरा तरीका क्या हो गया? बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म। किसका खर्चा है? पार्टनर का। और भरा किसने? फर्म ने भर दिया। चौथा केस हो गया बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय भी पार्टनर, ठीक है। फिर हो गया बॉर्न बाय पार्टनर ए और पेड बाय पार्टनर बी, ठीक है। ये केसेस हो गए किसके? बॉर्न बाय और पेड बाय के। बॉर्न बाय का मतलब क्या है? सही मायने में जिसका खर्चा है। और पेड बाय का मतलब क्या है? एट द मोमेंट जिसने पे किया। किसका खर्चा है और किसने पे किया? भैया यार फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है, फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है। तो जब फर्म का खर्चा है ना, हमने रूल पढ़ रखा है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी हमको फायदा होगा रिलेशन अकाउंट। ये इन दोनों केस में एक्सपेंस किसका है? सही मायने में खर्चा किसका है? फर्म का। और जब भी फर्म को खर्चा होगा डेबिट कौन होगा? तो इन दोनों केसेस में कौन डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आप रिलेशन अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो? यार क्योंकि फर्म का खर्चा है ना, जब भी फर्म का खर्चा होगा रिलेशन क्या होगा? डेबिट होगा। फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है, तो जब फर्म का खर्चा फर्म पे करेगी तो क्या पे करेगी? गाजर देगी या मूली देगी? गाजर दे नहीं भैया, कैश देगी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही बात है। यहाँ पर किसका खर्चा है और पे किसने किया? पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है, पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है। पार्टनर का खर्चा फर्म पे करेगी तो क्या एंट्री करेगी? ये देखो, इधर देखो, आपका बर्थडे है, ठीक है। मैं गौरव और आप रोशन, ठीक है। आपका बर्थडे है, आपने 2,000 रुपये की पार्टी दी और 2,000 रुपये खर्च किए, तो आप एंट्री करोगे बर्थडे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही बात है। मान लो बर्थडे आपका, भाई आपने बोला भैया यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दो ना पैसे, कल मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पे करूँ या आप पे करो? खर्चा आपका ही क्योंकि बर्थडे आपका है, ठीक है ना। मैं भले ही पे कर रहा हूँ पर पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे बर्थडे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं टू गौरव अकाउंट, जिसने आपका खर्चा पे किया, ठीक है। तो वही अभी तक फर्म ने किया था, फर्म का खर्चा था तो उसने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ना लिखकर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब देखो जब आपका खर्चा आपने पे किया तो मैंने कोई एंट्री नहीं करी, क्योंकि बर्थडे आपका है, बेस्ट विशेस आपको मिल रही हैं, मजे आपको आ रहे हैं, तो मैं क्यों एंट्री करूं। लेकिन जब आपका खर्चा मैं पे करूंगा तो जरूर एंट्री करूंगा। तो मैं एंट्री बर्थडे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करूंगा, मैं करूंगा रोशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैं मेरे लिए मेरा बर्थडे थोड़ी है,
मैं मानूंगा जो मैंने रेस्टोरेंट में पैसे दिए मैं मानूंगा मैंने रोशन को दिए, तो रोशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रोशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मैंने आपका खर्चा पे किया तो मैं रोशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहा हूँ। अगर सोचो मैंने सुमित का खर्चा पे किया होता तो सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश करता, मैंने प्रशांत का खर्चा पे किया होता तो प्रशांत अकाउंट डेबिट टू कैश करता, मैंने किसी और का खर्चा पे किया होता तो किसी और का अकाउंट डेबिट टू कैश करता। फिलहाल मैं का मतलब फर्म है और यहाँ पर सुमित वगैरह ये पार्टनर है, पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म पे कर रही है ना, फर्म क्या पे करेगी, गाजर या मूली, कैश देगी भैया, कैश अकाउंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं अक्षय कुमार वाला स्टाइल अपनाते हैं, कहते हैं ये फर्म ये पार्टनर इधर आ गए, तो एंट्री को भी करते हैं, पार्टनर कैपिटल को ऊपर लेके जाते हैं और रेशन को नीचे ले आते हैं, गलती हो जाएगी। अब आप किसी का खर्चा पे करोगे आपके लिए फ़ायदा थोड़ी है, तो फ़ायदा नहीं है तो फिर रेशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, कैश को क्रेडिट करना है, ये ध्यान रखना है। ये किसका खर्चा है और किसने पे किया, यार पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, हम तो फर्म है ना, पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे करेगा तो हम इसकी कोई एंट्री करने वाले नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर एक खर्चा किसका है, ए का, और पे किसने किया। वैसे तो तमीज़ ये होती है, जैसे मान लो आपका खर्चा है, आपका बर्थडे है ना, और आपने अपने खर्चे प्रशांत से पे करवा लिए, तो मैं अपनी बुक में क्या करूँगा, नो एंट्री, खर्चा आपका है, पे प्रशांत कर रहा है, मेरा तो कोई लेने देना नहीं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं अब्दुल्ला थोड़ी हूँ, अरे पसंद में, तो मैं यहाँ पर दीवाना होने वाला नहीं हूँ। मतलब अगर ए का खर्चा बी ने पे किया तो हम कोई एंट्री करने वाले नहीं है। पहला तरीका ये है कि कोई एंट्री मत करो। अब कई बच्चे जिद पे आ जाते हैं, कहते हैं यार भैया फिर आपके इतने पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। मैंने कहा मतलब, अरे जब नो एंट्री पास कर रहे हो कोई तो एंट्री पास करो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। कहता फिर भी बताओ तो, अगर मान लो एंट्री पास करते तो क्या होता। मैंने कहा तो नो एंट्री है। कहता नहीं बताओ। मैंने कहा देखो खर्चा किसका है, पे किसने किया। अगर आप ज़बरदस्ती कोई एंट्री पास ही करवाना चाहते हो तो ए के अकाउंट से पैसे काट दो और बी के अकाउंट में पैसे प्लस कर दो, और जिसके अकाउंट से पैसे काटोगे उसकी कैपिटल को कम करोगे। कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं और कैपिटल को बढ़ाने के लिए ए के अकाउंट से पैसे कट करेंगे, मतलब ए को डेबिट करेंगे, बी के अकाउंट में वैसे प्लस करेंगे, मतलब बी को। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। भैया जब हम पेपर में जाएंगे तो नो एंट्री वाला तरीका फॉलो करें या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज पर CBSE रिक्वायरमेंट, एज पर CBSE रिक्वायरमेंट, CBSE की रिक्वायरमेंट है कि आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट करो। ये इसका मतलब ये नहीं कि नो एंट्री गलत है, पर वो नो एंट्री को मानते नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो नंबर लेने हैं, जैसे नंबर दोगे वैसे नंबर ले लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज। ये करने से तो हमारी जो फर्म है, फर्म में जो पार्टनर है उनके अपने में चेंज आएगा ना। हाँ तो पर्सनल एक्सपेंस है। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, नो एंट्री करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पर वो बोल रहे हैं नहीं कुछ ना कुछ करो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ए का खर्चा था बी ने पे कर दिया, तो एक काम करो, बी ने पे कर दिया तो बी के अकाउंट में पैसे प्लस कर दो और ए के अकाउंट से पैसे माइनस कर दो। और वैसे भी पर्सनली भी तो यही करते हो, ए के अकाउंट से पैसे कम होते, बी के अकाउंट में पैसे बढ़ते, हमने फॉर्म में कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा स्टेप, 6। अब जरा स्टेप नंबर 7 पे आते हैं। स्टेप नंबर 7 क्या है पता है आपको। स्टेप नंबर 7 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है, गेन और लॉस, गेन और ऑन रियलाइजेशन, गेन और लॉस ऑन। स्टेप नंबर 9 है इसके बाद। स्टेप नंबर 9 क्या है, फाइनल सेटलमेंट।
क्या है? फाइनल सेटलमेंट। बस इसके बाद ख़त्म। अच्छा भैया, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर का लोन क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा पार्टनर का लोन क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो आपको ये तो दिखाई दे रहा है, बताओ ज़रा ये क्या है? फर्म। ये कौन है? ये हैं पार्टनर्स। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था, फर्म ने पार्टनर से, अब उस लोन की पेमेंट करने जा रहे हैं। पेमेंट करने जा रहे हैं मतलब रीपेमेंट होने जा रही है, ठीक है। वही है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, समझ गए? फर्म ने लोन लिया था और अब लोन की क्या होने जा रही है? पेमेंट होने जा रही है। लोन बताओ, लोन हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? और लायबिलिटी क्या बोलो मैं? लायबिलिटी जब बढ़ जाती हैं तो क्रेडिट करते हैं और कम हो जाती हैं तो? अभी मैं लोन पे कर रहा हूँ कि रिसीव कर रहा हूँ? लोन पे करने से लायबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? लायबिलिटी कम होगी। तो जब, अच्छा लोन को पे करने के 3 तरीके हैं। किसको पे करने के? लोन को पे करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है एट पार, दूसरा तरीका है एट प्रीमियम और तीसरा तरीका है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब हो गया, मान लो 10,000 का लोन है। कितने का लोन है? अगर आपने 10 के 10 पे करे तो वो पार है, 10 के 12 पे करे तो वो प्रीमियम है, 10 के 9 पे करे तो वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब कम, प्रीमियम मतलब ज़्यादा और पार मतलब बराबर। पार मतलब, पहले बताओ आप लोन की पेमेंट कर रहे हो कि लोन रिसीव कर रहे हो? लोन पे करने से लोन कम होगा या ज़्यादा होगा? और लोन जब भी कम होगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन कम हो रहा है ना तो लोन डेबिट होगा। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू लोन हमने पे कर दिया। सोचो अगर हमने प्रीमियम पे किया होता लोन, फिर अरे लोन भैया प्रीमियम पे करो या पार पे, कम पे करो या ज़्यादा, लोन तो ख़त्म ही हो रहा है। लोन ख़त्म होगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा लोन तो 10,000 का था पर हमने पे कितने करे? 12,000, 2,000 ज़्यादा पे करे, घाटा हो गया। जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर हमने डिस्काउंट पे किया है, अब डिस्काउंट पे करोगे जिस मर्जी पे, कुल मिला के पार्टनर का लोन तो ख़त्म हो रहा है, पार्टनर का लोन तो डेबिट होगा। कैश कितना जा रहा है? 1,000 कम जा रहा है ना, वो हमें फ़ायदा हो गया। वो हमें क्या हो गया? जब भी हमको फ़ायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नॉर्मली एंट्री होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर लोन आपने ज़्यादा पे कर दिया, मतलब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी तो घाटा हो गया, तो रिलेशन को डेबिट करना, और पेमेंट कम करनी पड़ी तो फ़ायदा होगा, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब है गेन और लॉस ऑन रिलाइजेशन। रिलाइजेशन पे या तो हमें गेन हुआ होगा या फिर हमें लॉस हुआ होगा, या तो हमें गेन होगा या फिर हमें क्या होगा? लॉस होगा। इन केस ऑफ गेन, और दूसरा है इन केस ऑफ लॉस। पहले बताओ ये गेन होने की एंट्री है कि गेन ट्रांसफ़र करने की एंट्री है? हो तो पहले चुका है, जब एसेट को सेल किया, लायबिलिटी को पे किया, तभी फायदा घाटा हो चुका है। अब ये गेन फायदा घाटा होने की एंट्री नहीं है, फायदा घाटा ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। और ट्रांसफ़र करते समय रूल क्या होते हैं? उल्टा हो जाते हैं। पहले ऐसा होता था, पहले का मतलब जब हम शुरू में एसेट्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते थे, रिलेशन अकाउंट को डेबिट कब करते थे? जब हमें गेन होता था तो रिलेशन को क्रेडिट करते थे, और जब हमें लॉस होता था रिलेशन को डेबिट करते थे। पर आज हम गेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करते समय रूल उल्टा हो जाते हैं। तो पहले क्रेडिट करते थे, आज क्या करेंगे? तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये जो गेन हुआ है वो किसको देंगे? पार्टनर को या पड़ोसी को? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, और अगर लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 9 है। स्टेप नंबर 9 क्या है? फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है या तो पार्टनर पैसे लेकर आएगा या फिर वो पैसे लेकर जाएगा। जनरली जब लॉस होता है तो पार्टनर पैसे लेकर आता है, और जब गेन होता है तो पार्टनर पैसे लेकर
गेन होगा तो पार्टनर पैसे लेकर आएगा, ब्रॉट इन, है ना। लॉस होगा तो मतलब गेन होगा तो पैसे लेकर जाएगा, है ना, जो भी है, ब्रॉट इन या फिर पेड आउट। या तो पैसे लेकर आएगा तो पैसे लेकर तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस होगी, पे किया तो उल्टा मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। समझ गए बात को, ये वाली एंट्री हो गई। जैसे ही आपको ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं, है ना, तो आपका जो डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सारे के सारे स्टेप्स याद करने हैं। सारे के सारे जब स्टेप्स याद हो जाएं तो फिर क्या करना है, जब सारे स्टेप्स याद हो जाएं तो बोलना है हे भगवान थैंक यू, ठीक है। और फिर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब तक ये स्टेप्स याद ना हो तब तक क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं, ठीक है। अब सारे स्टेप्स ख़त्म हो गए, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।